वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। CH-198 सब खात्मा हो गया। अब तक कार्तिक ने जवाब में कुछ नहीं कहा। बेला को सर हिलाकर ग्रीट करने के बाद रघुनाथ सूर्यांश के साथ वहां से चला गया। कार्तिक ने बेला की कलाई पकड़ी और उसे अपने गोद में बिठा लिया। अब आगे बेला ने उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहा, हम वापस कब चल रहे हैं? रेयांश तुमसे नाराज है, तुम्हें उसे सफाई देनी होगी। 13 साल पहले तुम डीप स्लीप में नहीं गए थे, इस बारे में उसे पता चल चुका है। कार्तिक ने जवाब में कहा, एक आखिरी काम बाकी रह गया है, उसे पूरा करके हम कल वापस चलेंगे। अब कौन सा आखिरी काम बाकी रह गया है? मुझे खुद को स्टेबल करना है वाइफी, यहाँ का एनवायरनमेंट सही है, मैं यहाँ खुद को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। कार्तिक के बातों का मतलब बेला समझ चुकी थी, इसीलिए उसने आगे कार्तिक से कोई सवाल जवाब नहीं किया। महल के अंदर रघुनाथ सूर्यांश और नागा के साथ बैठा हुआ था। वो उन दोनों का गेम देख रहा था। अचानक रघुनाथ की आंखों की पुतली गायब हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। रघुनाथ ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। सूर्यांश और नागा गेम में बिजी थे, इसीलिए उन दोनों का ध्यान रघुनाथ के अजीब बर्ताव पर नहीं गया था। कुछ देर बाद रघुनाथ ने अपनी आंखें हल्की सी खोली, जो अब भी पूरी तरह काली थी। रघुनाथ ने हल्की नजरों से दूर पिले की तरफ देखा, जिसके पीछे कोई काला साया छिपा हुआ था। रघुनाथ तुरंत उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। सूर्यांश और नागा अपने गेम में मग्न थे, इसीलिए उन दोनों ने रघुनाथ पर ध्यान नहीं दिया। अपने कमरे में आते ही रघुनाथ ने भीतर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने कमरे में चारों तरफ अपनी नजर घुमाई, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक खिड़की के पास हवा का एक तेज झोंका आया। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा पूरे महल को ध्वस्त कर देना चाहती हो। रघुनाथ की नजर उस हवा के झोंके पर ही थी। अचानक बंद खिड़की खुली और अगले ही पल रघुनाथ के सामने एक लंबी चौड़ी काली आकृति आ खड़ी हुई, जो ना पूरी तरह से इंसान था और ना ही हवा। रघुनाथ तुरंत घुटनों पर आ गया और बोला, मेरे प्रभु, मैंने वो कर दिया जो आपने मुझे करने को कहा था। मैंने उन्हें तैयार कर दिया। काला साया जवाब में बोला, बहुत बढ़िया, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। उसकी आवाज बेहद गहरी और मजबूत थी। रघुनाथ के होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में नमी तैर गई। काले साए को रघुनाथ ऐसे देख रहा था जैसे वो ना जाने कितने वर्षों की तपस्या के बाद अपने भगवान को देख रहा हो। काले साए ने एकदम से कहा, वो यहाँ है, वो यहाँ आई हुई है ना? रघुनाथ ने सिर झुकाकर कहा, जी मेरे प्रभु, वो यही है। क्या आप उन्हें देखना चाहते हो? काले साए की काली आंखें बेसब्र हो गई। चारों तरफ नजर घुमाते हुए काला साया बोला, कहाँ है वो? रघुनाथ ने तुरंत खिड़की से बैकयार्ड की तरफ इशारा कर दिया, जहां बेला कार्तिक के गोद में बैठी हुई थी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और कार्तिक बेला के बालों में अपनी कठोर उंगली चलाए जा रहा था। काले साए की नजर जैसे ही उन दोनों पर गई, वैसे ही उसका ऑरा नर्क के समान हो गया। उसने दीवार को अपनी मुट्ठी में ऐसे भींच लिया, मानो वो उसे मसलकर तोड़ देना चाहता हो। काला साया अपने दांत भींचते हुए बोला, 70 साल, पूरे 70 साल मैंने उसका इंतजार किया, मगर आज जब वो मुझे मिली तो वो मेरी बाहों के बजाय किसी और आदमी के बाहों में है। ये सब उस देवता की वजह से हो रहा है। उसने मुझसे मेरा हक छीना।
मेरा साम्राज्य छीना और मेरी बीवी को भी मुझसे दूर कर दिया। बहुत जल्द मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि पूरी आलित्रा की रूह कांप जाएगी। दोबारा सबके दिल और दिमाग में काल सम्राट का वही खौफ कायम होगा जो आज से 70 साल पहले हुआ करता था। आलित्रा की जमीन पर दोबारा काल सम्राट का आधिपत्य होगा। जो मेरा था वो मैं फिर से हासिल करूंगा। काला साया, जो कि कोई और नहीं काल सम्राट का साया था। उसकी बातें सुनकर रघुनाथ थोड़े उलझन में पड़ गया। अपना सर हल्का उठाते हुए रघुनाथ ने पूछा, गुस्ताखी के लिए माफी मेरे प्रभु, मगर अंत में कार्तिक कपूर के साथ क्या करेंगे आप? वो तो अब। काल सम्राट ने रघुनाथ की बात काटते हुए कहा, अनजाने में ही सही, मगर उसने मेरी बीवी चुराई है। मरना उसे भी होगा। गलती की है तो सजा सबको मिलेगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मुंबई आर्मी बेस के बाहर आदित्य ने अपनी कार रोकी। आस पास मौजूद शोल्डर्स अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त थे। आदित्य कार से बाहर निकला। उसको देखते ही सारे शोल्डर्स उसे सैल्यूट करने लगे। आदित्य ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वो तेज कदमों के साथ आर्मी बेस के अंदर आया। उसकी आकर्षक काली सफेद आंखों में आग धधक रही थी। आदित्य ने पूरे बेस में एक सरसरी नजर घुमाई। कैप्टन सुनील आदित्य की गैर मौजूदगी में उसकी यूनिट को ट्रेनिंग दे रहा था। आदित्य चलकर ट्रेनिंग ग्राउंड में आया। कैप्टन सुनील उसे देखते ही सैल्यूट के साथ बोला, गुड आफ्टरनून लेफ्टिनेंट कर्नल। बाकी शोल्डर्स ने भी आदित्य की ग्रीट किया। आर्मी बेस में एक दो ही ऐसे ऑफिसर थे जो रैंक में आदित्य से ऊपर थे, वरना लगभग हर कोई आदित्य के नीचे ही था। आदित्य ने कहा, गुड आफ्टरनून, एजेंट एरिक को देखा तुम लोगों ने? कहाँ है वो? सुनील ने जवाब में कहा, एजेंट एरिक बैरक नंबर 6 में है लेफ्टिनेंट कर्नल, वहां मीटिंग चल रही है। आदित्य ने आगे बगैर कुछ कहे बैरक नंबर 6 की तरफ बढ़ गया। आस पास मौजूद फीमेल शोल्डर्स छिप कर आदित्य को ही देख रही थी। उन सबका क्रश था आदित्य कपूर। आदित्य बैरक के अंदर आया। वहां ईरा कई हायर ऑफिशियल्स के साथ किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रही थी। सब लोग प्रोजेक्टर स्क्रीन के सामने खड़े थे और किसी मेल शोल्डर ने ईरा ने कंधे पर अपना कहूनी टिका रहा था। आदित्य, जो पहले से ही अभिनव की बातें सुनकर अपना मानसिक संतुलन खो चुका था, दोबारा किसी लड़के को ईरा के करीब देख उसके तन बदन में आग लग गई। उसका ऑरा भयानक हो चुका था। आदित्य अपनी मुठिया भींचते हुए आगे बढ़ा। उसने मेल शोल्डर का हाथ ईरा के कंधे से झटका और ईरा को कमर से पकड़कर अपने बाहों में खींच लिया। ईरा का कोमल शरीर किसी रुई के बोरी की तरह आदित्य के मजबूत बाहों में समा गई। ईरा या बाकी कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आदित्य झुका और उसने ईरा के पतले होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। ईरा की आंखें चौड़ी हो गई। बैरक के अंदर मौजूद बाकी आर्मी पर्सनल्स की आंखें बाहर आने को हो गई थी। व्हाट द FCK, ये क्या देख रहा हूं मैं? क्या मेरी आंखें खराब हो चुकी हैं? किसी को समझ नहीं आ रहा था। हमेशा लड़कियों को खुद से दूर रखने वाला, किसी लड़की को भाव ना देने वाला, उनके बेस का सबसे हैंडसम और क्रूर लेफ्टिनेंट कर्नल आज सबके सामने एक लड़के को किस क्यों कर रहा है? बैरक के कोने में खड़ा अभिनव, जो बड़ी मकसद के बाद किसी से लिफ्ट लेकर आर्मी बेस आया था, सामने का नाराज उसे चक्कर आने लगे। अभिनव अब तक ये सोचकर परेशान हो रहा था कि उसके गे बनने के बाद आदित्य और उसकी दोस्ती टूट जाएगी, जबकि आदित्य तो पहले से ही गे था। आदित्य तब तक ईरा को किस करता रहा जब तक उसके अंदर की आग शांत नहीं हो गई। ईरा पूरी किस के दौरान सदमे में ही थी। आदित्य ने अंत में ईरा के होठों को आजाद किया, मगर उसने ईरा को अपनी बाहों में रिहा नहीं किया। एक हाथ से ईरा को अपनी बाहों में कसते हुए आदित्य कठोरता से बोला, एजेंट एरिक मेरी होने वाली वाइफ है।
आज के बाद अगर मैंने किसी मेल या फीमेल शोल्डर्स को एजेंट एरिक के 5 मीटर के दायरे में भी देख लिया तो वह वक्त उस इंसान के जिंदगी का आखिरी वक्त होगा, अंडरस्टैंड? आदित्य की बात सुनकर उसके सबॉर्डिनेट्स के साथ साथ उसके सीनियर के मुंह से भी अनायास ही निकल गया, अंडरस्टूड लेफ्टिनेंट कर्नल। आदित्य ने एक ठंडे लुक के साथ अभिनव को देखा। उसके बाद वो ईरा की कलाई पकड़ उसे लेकर बैरक से बाहर चला गया। जब ईरा अपने सेंसेस में वापस आई तब उसने खुद को आदित्य के बैरक में पाया। ईरा ने हैरत से कहा, आदि, ये अभी क्या किया तुमने? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें आइडिया भी है इसके बाद हम दोनों की कितनी बदनामी होगी? आदि, सब हमें गे समझेंगे। चलो, मुझे तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहां नहीं हूं, मगर तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? ईरा की बातें सुनकर आदित्य का दिल थोड़ा शांत हुआ। इन बीते महीनों में मिशन के दौरान आदित्य और ईरा के बीच काफी कुछ बदल चुका था। भले ही ईरा ने शादी के लिए हाँ नहीं कहा था, मगर उनका रिश्ता थोड़ा आगे जरूर बढ़ा था। आदित्य ने ईरा को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा। ईरा के दोनों हाथ अपने आप ही आदित्य के सीने पर आ टिके। आदित्य ने ईरा का गाल सहलाते हुए कहा, तो तुम्हें अपनी रेपुटेशन से ज्यादा मेरे रेपुटेशन की फिक्र है? ईरा ने चिढ़ते हुए कहा, आदि, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। आदित्य ने ईरा की बात काटते हुए कहा, ईरा, मैं सच में तुम्हें प्यार करने लगा हूं। हाँ, पहले तुमने सच कहा था। उस वक्त मैं सच में सिर्फ सिंपैथी की वजह से तुमसे शादी करना चाहता था, मगर अब ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए फील करने लगा हूं। अचानक आदित्य का फोन तेजी से रिंग होने लगा, जिसने उसका कन्फेशन बीच में ही इंटरप्ट कर दिया। आदित्य ने पॉकेट से फोन निकालकर चेक किया। तन्मय उसे कॉल कर रहा था। आदित्य ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से तन्मय ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही आदित्य स्तब्ध रह गया। उसकी पकड़ ईरा पर ढीली पड़ गई। ईरा भी उसके भावों में आए बदलाव देख गंभीर हो चुकी थी। आदित्य ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूं। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद आदित्य ने ईरा की तरफ देखा। उसी वक्त अचानक फोन आदित्य के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। आदित्य और ईरा ने एक साथ फोन की तरफ देखा। इसी बीच उन दोनों की नजर आदित्य के हाथ पर गई और वो दोनों एकदम 2 कदम पीछे हट गए। आदित्य के हाथ काले जले पत्ते में बदलकर कहीं गायब होते जा रहे थे। ईरा ने अचरज से कहा, आदि, ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम्हारे हाथ को क्या हो रहा है? आदित्य खुद नहीं समझ पा रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसका शरीर अचानक जले हुए काले पत्ते में बदलकर कहीं गायब होता जा रहा था। आदित्य ने अपना दूसरा हाथ उठाकर ईरा को छूने की कोशिश की, मगर आदित्य ईरा को छू पाता उससे पहले ही उसका दूसरा हाथ भी जले हुए काले पत्ते में बदलकर गायब हो गया। सिर्फ हाथ ही नहीं, आदित्य के पूरे शरीर के साथ ऐसा ही हो रहा था। पलक झपकते ही आदित्य पूरी तरह जले हुए काले पत्ते में बदल गया और एक हवा के झोंके के साथ उड़कर कहीं गायब हो गया। ईरा चीखते हुए आदित्य का नाम पुकारती रह गई, मगर ऐसा लगा था जैसे आदित्य इस दुनिया से ही विलुप्त हो गया हो। महल। सूर्यांश और नागा भागते हुए बैकयार्ड में आए। दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। बेला ने पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सूर्यांश ने जवाब में कहा, मेरी मालकिन, सब खत्म हो गया। वो लोग उन्हें लेकर चले गए। रॉकवेव, किसी ने रॉकवेव को मुंबई होटल रिंग स्टार। अक्षत और चाली उस प्राइवेट कमरे में आए जहां वरुण पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रहा था। अक्षत और चाली काउच पर बैठे। उसी वक्त उन दोनों का फोन एक साथ रिंग होने लगा। दोनों ने अपना फोन चेक किया। अक्षत को वंश और चाली को रॉकी कॉल कर रहा था।
दोनों ने एक साथ कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा गया जिसे सुनते ही दोनों एक साथ अपनी जगह से उठ खड़े हुए और तेज कदमों के साथ प्राइवेट रूम से बाहर चले गए। वरुण उन दोनों के वहां से जाने की वजह पूछना चाहता था, मगर उन दोनों के चेहरे की गंभीरता देख वरुण भी उनके साथ चल दिया। दूसरी तरफ विवान आज वर्तिका को कॉलेज पिक करने आया था। वापस जाते वक्त अचानक विवान ने देखा वर्तिका का शरीर जले हुए काले पत्ते में है। विवान ने बीच सड़क में कार का ब्रेक लगा दिया। वर्तिका ने हकलाते हुए कहा, विवान, ये देखो, मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं मर रही हूं? नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मारना। कुछ दिनों पहले ही तो मुझे मेरे पेरेंट्स मिले हैं। मुझे उन सबके साथ रहना है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे 7 बच्चों को कौन जन्म देगा? विवान, प्लीज मुझे बचा लो। जहां एक तरफ वर्तिका बहुत ज्यादा घबरा गई थी, वहीं दूसरी तरफ विवान उसकी कंडीशन देख कंफ्यूज हो गया था। वर्तिका को शांत करने के इरादे से विवान ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, बेबी काम डाउन, पहले तुम इधर आओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, चलो मेरे पास आओ। वर्तिका धीरे से विवान के गोद में आकर बैठ गई। विवान ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। वर्तिका भी पूरी तरह उसके सीने में दुबक गई, मगर कुछ सेकंड्स बाद विवान को अपनी बाहों में खालीपन महसूस हुआ। विवान तुरंत अपनी पलकें झुकाकर देखा। वर्तिका उसके बाहों में नहीं थी। वर्तिका की जगह विवान को जले हुए काले पत्ते जैसा कुछ दिख रहा था जो हवा में उड़ रहा था। अचानक खिड़की से हवा का तेज झोंका आया और वो पत्ते भी कहीं गायब हो गए। विवान ने तेजी से चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। वो वर्तिका को ढूंढ रहा था। उसकी शांत आंखों में अजीब सी बेचैनी और बेसब्री नजर आ रही थी। हालांकि लाख ढूंढने के बावजूद विवान को वर्तिका कहीं नहीं मिली। विवान कार से बाहर निकला। पीछे से कार वाले हॉर्न बजा रहे थे, मगर कार से बाहर निकले विवान के हाथ में गन देखते ही सबके सब शांत हो गए। विवान ने चारों तरफ वर्तिका को ढूंढना शुरू कर दिया। इसी बीच अचानक एक रोल्स रॉयस विवान के बगल में आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ। अंदर अक्षत, वरुण और चार्ली बैठे हुए थे। अक्षत ने पूछा, विवान, तुम यहाँ बीच रास्ते में कार रोककर क्या कर रहे हो? अक्षत की आवाज सुनते ही विवान ने पलटकर उसकी तरफ देखा। विवान के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। वर्तिका को खो देने का ख्याल ही उसके आत्मा तक को झंझोर दे रहा था। आगे क्या होगा? क्या हुआ है वर्तिका और आदित्य को? क्या हुआ है रॉकवेव में? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। CH-199 मिसकैरेज। अब तक विवान ने चारों तरफ वर्तिका को ढूंढना शुरू कर दिया। इसी बीच अचानक एक रोल्स रॉयस विवान के बगल में आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ। अंदर अक्षत, वरुण और चार्ली बैठे हुए थे। अब आगे अक्षत ने पूछा, विवान, तुम यहाँ बीच रास्ते में कार रोककर क्या कर रहे हो? अक्षत की आवाज सुनते ही विवान ने पलटकर उसकी तरफ देखा। विवान के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। वर्तिका को खो देने का ख्याल ही उसके आत्मा तक को झंझोर दे रहा था। विवान ने कहा, डैड, बे, आर्या, वो अचानक कहीं गायब हो गई। वो
विवान ने एक ही सांस में अक्षत को सारी बात बता दी। हालांकि विवान की पूरी बात सुनने के बाद भी अक्षत, चाली और वरुण को कोई खास हैरानी नहीं हुई। उल्टा वो तीनों गहरी सोच में डूब चुके थे। हीरा ने थोड़ी देर पहले ही कॉल करके अक्षत को आदित्य के बारे में बताया था और अब वर्तिका के साथ भी वही हुआ था जो आदित्य के साथ हुआ था। अक्षत ने कहा, अंदर आ जाओ, हम रॉकवेव सिटी जा रहे हैं, वहीं से हम वर्तिका को ढूंढ लेंगे। विवान ने जवाब में कहा, पर डैड वो यहां से गायब हुई थी, कहीं हमारे जाने के बाद वो वापस आ गई तो? अक्षत ने गंभीरता से कहा, वो नहीं आएगी। कुछ घंटों पहले आदित्य भी आर्मी बेस से इसी तरह गायब हुआ था। अब उसे गायब हुए पूरे 3 घंटे बीत चुके हैं मगर अब तक वो वापस नहीं आया। हमारे साथ आओ, कुछ अजीब हो रहा है। इस वक्त हम सबको साथ रहना चाहिए। ओल्ड कपूर मेंशन। रेयांश स्टडी रूम में बैठा ऑफिस का काम कर रहा था। समय भी उसी स्टडी रूम में बैठा अपना होमवर्क कर रहा था। अचानक रेयांश का फोन वाइब्रेट हुआ, जिसने रेयांश का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया। रेयांश ने कॉलर इट चेक किया। आज पूरे 2 महीनों बाद अनुष्का उसे कॉल कर रही थी। रेयांश फोन लेकर बालकनी में आया। उसने अब तक कॉल रिसीव नहीं किया था। रेयांश ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से अनुष्का ने हकलाते हुए कहा, रेयांश, हमारा बेबी, हमारा बेबी। उसने सबको मार दिया, हमारे बेबी को भी। मैं कुछ नहीं कर पाए, मैं हमारे बेबी को नहीं बचा पाए। उसने मॉम, डैड, हमारे बेबी, सबको मार दिया। वो एक हैवान है, वो। अनुष्का की आवाज अचानक बीच में ही चीख में बदल गई और उसी चीख के साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। रेयांश का हैंडसम चेहरा एकदम स्याही के समान काला पड़ गया। उसने तुरंत अपने उन लोगों को कॉल किया जिन्हें उसने अनुष्का की सेफ्टी के लिए साम्राज्य भेजा हुआ था। लाख कोशिश करने के बावजूद रेयांश किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाया। किसी का भी कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। सबका फोन आउट ऑफ नेटवर्क रेंज या फिर स्विच ऑफ आ रहा था। रेयांश ने अंत में रॉबिन को कॉल किया, जो मुंबई में ही था। 2-3 रिंग के बाद ही रॉबिन ने कॉल रिसीव कर लिया। रेयांश ने ठंडेपन से कहा, जल्द से जल्द चॉपर रेडी करो, मुझे साम्राज्य जाना है। ओके बॉस, रॉबिन ने जवाब में कहा। रॉकवेव सिटी। आसमान की ऊंचाइयों में धोती वाला आदमी बिना किसी भाव के खड़ा था। रोहित भी उसके बगल में था। वो दोनों हवा में ऐसे खड़े थे जैसे मानो वो दोनों किसी मखमल के बिस्तर पर खड़े हो। रोहित ने नीचे रॉकवेव सिटी की तरफ देखा, जो आग की लपटों में झुलस रहा था। पूरी सिटी में कोहराम मचा हुआ था। बड़ी बड़ी इमारतें पलक झपकते ही धूल में मिलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी रॉकवेव सिटी कुछ ही मिनटों में तबाह हो जाएगा। रोहित ने हिचकिचाते हुए कहा, डैड, क्या ये सब करना जरूरी है? श्रेया को इस सब से बहुत दुख होगा। इस जगह को खड़ा करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ की आधा से ज्यादा इमारतें श्रेया ने डिजाइन की है। क्या अब हम ये सब रोक नहीं सकते हैं? धोती वाले आदमी ने कठोरता से कहा, तुम्हें क्या लगता है रोहित?
मैं ये सब जानबूझ कर रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करते हुए मुझे भी उतना ही दुख हो रहा है जितना श्रेया को होगा। मेरा अंश है वो। जानबूझकर उसे परेशान नहीं कर रहा हूं। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसे वापस यहां बुलाने का यही एकमात्र रास्ता है। हमें जल्द से जल्द उसे लेकर वापस जाना होगा। काल सम्राट वापस आ चुका है। अगर वो हमसे पहले श्रेया तक पहुंच गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम सब कुछ खो देंगे। धोती वाले आदमी की बात सुनकर रोहित ने आगे कुछ नहीं कहा। वो भी समझ रहा था अगर वो लोग कोई बड़ा कदम उठाकर बेला को जल्द से जल्द यहाँ वापस नहीं लाएंगे तो उनके वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। रोहित ने गहरी सांस ली और फिर वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी से रॉकवेव में तहलका मचाने लगा। उसकी हल्की नजर काफी होती थी बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर को धूल में मिलाने के लिए। धोती वाला आदमी, जो कि कोई और नहीं वही देवता था जिसका साम्राज्य और पर्ल्स आइलैंड के लोग ना जाने कितने अरसे से इंतजार कर रहे थे। वो खामोशी से अपना दोनों हाथ पीछे किए रॉकवेव की तबाही देख रहा था। अब तक उसने हल्की उंगली भी नहीं उठाई। रॉकवेव को तबाह करने के लिए रोहित की नजरें ही काफी थी। अचानक रोहित के आंखों की पुतली गायब हो गई और उसकी पूरी आंखें सफेद पड़ गई। उसे कोई मैसेज मिला था। रोहित ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर उसे खोली। उसका हैंडसम चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। रोहित ने कहा, डैड, अनुष्का प्रेग्नेंट थी। देवता ने आराम से जवाब में कहा, मैं जानता हूं। एक मिनट, क्या कहा तुमने? अनुष्का प्रेग्नेंट थी से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वो अब प्रेग्नेंट नहीं है? रोहित ने दांत किटकिटाते हुए कहा, नहीं, सार्थक ने मार दिया उसके बच्चे को। परितोष और स्वरा के साथ साथ उसने अनुष्का के बच्चे को भी जान से मार दिया। रोहित की बात सुनते ही देवता की शांत आंखें खतरनाक हो गई। उसने सार्थक को बदला लेने की परमिशन जरूर दी थी। सार्थक अगर परितोष और स्वरा के साथ साथ पूरे साम्राज्य को भी खत्म कर देता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अनुष्का के पेट में जो बच्चा था वो रेयांश का बच्चा था और रेयांश के बच्चे से उसे बहुत फर्क पड़ता था। देवता ने हवा ने अपनी उंगली घुमाई। अगले ही पल उसके सामने स्पेस फट गया और एक दरवाजा सा खुल गया जो सीधा किसी को रॉकवेव से साम्राज्य पहुंचा देता। देवता ने ठंडे स्वर में कहा, रोहित, यहां तुम संभालो। मैं जरा उस सार्थक को उसकी औकात याद दिलाकर आता हूं। रोहित ने जवाब में अपना सर हाँ में हिला दिया। देवता ने उस फटे हुए स्पेस के अंदर कदम रखा। अगले ही पल देवता साम्राज्य में था जहां भीषण नरसंहार किया जा रहा था। चारों तरफ बच्चे, बूढ़े और औरतों की चीखें गूंज रही थी जिन्हें सार्थक के लोग बड़ी ही क्रूरता मारते जा रहे थे। जो साम्राज्य कभी सुंदरता की परिभाषा कही जाती थी, आज वहां का माहौल भयानक नर्क से भी बदतर हो चुका था। परितोष का आलिशान सोने का महल आग की लपटों में झुलस रहा था। वहां की धरती खून की नदी में तब्दील हो चुकी थी। देवता ने चारों तरफ एक सरसरी नजर घुमाई। उसे वहां हो रही किसी भी गतिविधि से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अनुष्का के लिए वहां आया था। अचानक देवता की नजर एक जगह रुकी जहां सार्थक के अनगिनत लोग सरेआम एक औरत का रेप कर रहे थे।
औरत लगातार चीखे चिल्लाए जा रही थी। रहम की भीख मांग रही थी मगर किसी को उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। औरत के पति का मृत शरीर उसके बगल में ही जमीन पड़ा हुआ था, जहां उसकी 3 साल की डरी सहमी बेटी बैठी जोर जोर से रो रही थी। औरत के निर्वस्त्र शरीर पर एक साथ 20 मर्द लिपटे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो 100 साल के भूखे भेड़ियों को मांस का टुकड़ा मिल गया हो। औरत के बेटी की चीखें सुन एक आदमी इरिटेट हो गया और औरत के ऊपर से उठकर उसकी बेटी के पास आया, जो अपने मृत पिता को जगाने की कोशिश कर रही थी। आदमी ने उस नन्ही बच्ची का गर्दन दबोच लिया और उसे किसी कूदे की तरह उठाकर जलते हुए घर में फेंक दिया। पलक झपकते ही वो 3 साल की मासूम बच्ची जलकर राख हो गई। उन लोगों के दरिंदगी की कोई सीमा नहीं थी। देवता ने कुछ पल तक उस जलते हुए घर को देखा, जिसके अंदर बच्ची को फेंका गया था। फिर वो बगैर कोई प्रतिक्रिया जताए महल की तरफ बढ़ गया। ना ही उसने उस औरत को बचाने की कोशिश की और ना ही उस बच्ची को। उसे फर्क नहीं पड़ता था उन आम लोगों के जीने मरने से। महल की टॉप पर परितोष का कटा हुआ सर टंगा था। वो सर सार्थक के जीत का निशानी था। देवता महल के अंदर आया, जहां चारों तरफ खून की तेज गंध और लाशों का ढेर फैला हुआ था। देवता आराम से चलकर लिविंग एरिया में आया, जहां सार्थक का आत्मांश ओजस किसी औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा था। उन दोनों का शरीर निर्वस्त्र था। सिर्फ उन दोनों का ही नहीं, साम्राज्य में लगभग हर किसी का ऐसा ही हाल था। औरतों को सार्थक के लोग पैरों की जूती से भी बुरी तरह ट्रीट कर रहे थे। तबाही का सबसे गंदा तरीका अपनाया था सार्थक ने। देवता को देखते ही ओजस घबराते हुए उठकर खड़ा हुआ और उसने तुरंत तकिया उठाकर अपना लोअर बॉडी कवर कर लिया। देवता उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या बात है, मैंने जरा सी आजादी क्या दे दी? तुम लोगों ने तो हवस का नंगा नाच शुरू कर दिया। कभी औरतें नहीं देखी है क्या? ओजस ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था देवता यूं अचानक वहां आ जाएंगे। देवता ने अपनी उंगली हल्की उठाई, जिससे एक सफेद किरण निकली और सीधा जाकर ओजस के अंदर समा गई। ओजस कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही उसके शरीर में तेज अकड़न और दर्द शुरू हो गया। वो दर्द एक साथ 100 हड्डियां टूटने के बराबर था। तकिया ओजस के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। दर्द के सामने उसे अपने इज्जत की कोई फिक्र नहीं रही थी। ओजस दर्द से बिलबिलाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसके मांसपेशियों में ऐसी हलचल शुरू हो गई थी जैसे मानो उसके शरीर के मांस चमड़ी चीरकर बाहर आना चाहते हो। ओजस की चीखों ने महल की नींव तक को हिलाकर रख दिया था। महल के दूसरे फ्लोर पर सार्थक ने स्वरा के सीने से उसका दिल बाहर निकाला ही था। उसी वक्त उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस होने लगा। आत्मांश किसी के आत्मा का हिस्सा जरूर होता है, मगर यदि कोई शक्तिशाली एनर्जी किसी आत्मांश पर प्राणघाती हमला करे तो इससे मालिक को भी असहनीय दर्द होता था। सार्थक को समझते देर नहीं लगी। किसी ने उसके आत्मांश पर प्राणघाती हमला किया है, मगर ऐसा कौन कर सकता है? ये सार्थक समझ नहीं पा रहा था। आत्मांश पर प्राणघाती हमला करने की क्षमता कुछ गिने चुने लोगों के अंदर ही थी। यहां तक कि खुद सार्थक के अंदर भी ऐसी काबिलियत नहीं थी कि वो किसी आत्मांश पर प्राणघाती हमला कर सके।
वो आत्मांश को नुकसान जरूर पहुंचा सकता था मगर आत्मांश पर प्राणघाती हमला नहीं सकता था। सार्थक अपने आप को काबू करते हुए उठा। अनुष्का वहीं एक साइड बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी लोअर बॉडी के पास फर्श पर खून फैला हुआ था और पेट पर गहरे जख्म का निशान था। शायद उसके पेट में कई बार एक ही जगह खंजर मारा गया था। सार्थक जाने के लिए पलटा। उसी वक्त उसकी नजर देवता पर गई, जो बिना भाव के उस कमरे के अंदर आ रहा था। सार्थक घुटनों पर आते हुए बोला, मेरे प्रभु, आप यहां? आपने तो कहा था आप मेरे बदले के बीच में नहीं आओगे। आपने वादा किया था। आप। सार्थक की बात बीच में काटते हुए देवता ने अपना हाथ हल्का हिलाया और अगले ही पल सार्थक उड़ते हुए पिलर से जा टकराया। इंपैक्ट की वजह से पिलर टूटकर सार्थक के ऊपर ही गिर गया और कुछ आयरन रॉड सार्थक के शरीर के आर पार घुस गए। सार्थक की दर्दनाक चीख साम्राज्य के हर एक कोने तक पहुंची होगी। देवता सार्थक को नजरअंदाज करते हुए अनुष्का के पास आया और पंजों के बल उसके पास बैठ गया। देवता ने अनुष्का का सर, नब्ज और फिर पेट टच करके देखा। अनुष्का की सांसें धीमी सही मगर चल रही थी। हालांकि उसके बच्चे की सांसें पूरी तरह थम चुकी थी। देवता ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने पहले ही चेताया था सार्थक को कि वो बेला से जुड़े किसी इंसान को अपने रिवेंज गेम से शामिल न करे, मगर सार्थक ने उसके मना करने के बाद बावजूद अनुष्का को इस सब में शामिल कर लिया था। अनुष्का। अचानक आई जानी पहचानी आवाज सुन देवता ने सर घुमाकर दरवाजा की तरफ देखा, जहां से रेयांश तेज शब्दों के साथ अंदर आ रहा था। देवता ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे माफ कर देना। रेयांश के कदम देवता का चेहरा देखने के बाद एक पल के लिए रुक गए, मगर फर्श पर पड़ी अनुष्का को देखते ही रेयांश जल्दी से उसके पास चला आया। रेयांश की नजर उन ब्लड्स की तरफ गई जो अनुष्का के मिसकैरेज की तरफ इशारा कर रही थी। रेयांश का जबड़ा कस गया मगर उसके भावहीन चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। रेयांश ने अनुष्का को अपनी बाहों में उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर देवता ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। देवता ने कहा, रुको, मैं इसके जख्म भर देता हूं। रेयांश जवाब कुछ नहीं बोला। वो बुत की तरह अनुष्का के बगल में घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी नजर एक पल के लिए भी उन ब्लड स्टेन्स से नहीं हटी थी, जो उसके बच्चे के मौत की गवाही दे रही थी। देवता ने अनुष्का के जख्मों के ऊपर हल्का हाथ घुमाया। एक हल्की सफेद चमक के साथ पलक झपकते ही अनुष्का के सारे जख्म भर गए। रेयांश ने धीमे स्वर में पूछा, ये सब किसने किया? देवता ने जख्मी सार्थक की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसने। तुम उसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। हालांकि उसके साथ कुछ करने से तुम्हारा बच्चा वापस तो नहीं आएगा, मगर तुम्हें थोड़ा अच्छा जरूर महसूस होगा। तुम्हारे लिए ही मैंने उस जिंदा छोड़ा है। रेयांश ने जानलेवा नजरों से सार्थक की तरफ देखा। उसके आंखों के कोने हल्के लाल होने लगे थे। सार्थक के साथ कुछ करने से पहले रेयांश ने आहिस्ता से अनुष्का को उठाकर बेड पर सुलाया और फिर उसने अपना कदम सार्थक की तरफ बढ़ा दिया, जो अधमरी हालत में था। देवता खामोशी एक साइड खड़ा था। सार्थक की एनर्जी को उसने सील कर दिया था, जिसकी वजह से अब सार्थक एक आम इंसान जैसा बन चुका था। वो चाहकर भी रेयांश पर अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था। आगे क्या होगा? क्या करने वाला है सार्थक के साथ रेयांश? क्या होगा देवता का अगला मूव? क्या है देवता और काल सम्राट का इतिहास?
जानने के लिए। टू बी कंटिन्यूड। CH-200 देवता का खुलासा। अब तक रेयांश ने धीमे स्वर में पूछा, ये सब किसने किया? देवता ने जख्मी सार्थक की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसने। तुम उसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। हालांकि उसके साथ कुछ करने से तुम्हारा बच्चा वापस तो नहीं आएगा, मगर तुम्हें थोड़ा अच्छा जरूर महसूस होगा। तुम्हारे लिए ही मैंने उस जिंदा छोड़ा है। अब आगे। रेयांश ने जानलेवा नजरों से सार्थक की तरफ देखा। उसके आंखों के कोने हल्के लाल होने लगे थे। सार्थक के साथ कुछ करने से पहले रेयांश ने आहिस्ता से अनुष्का को उठाकर बेड पर सुलाया और फिर उसने अपना कदम सार्थक की तरफ बढ़ा दिया, जो अधमरी हालत में था। देवता खामोशी एक साइड खड़ा था। सार्थक की एनर्जी को उसने सील कर दिया था, जिसकी वजह से अब सार्थक एक आम इंसान जैसा बन चुका था। वो चाहकर भी रेयांश पर अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था। रेयांश अपनी स्लीव फोल्ड करते हुए सार्थक के पास आया और उसने सार्थक का दोनों पैर पकड़कर झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। सार्थक का शरीर आयरन रॉड की वजह से कागज की तरह कई हिस्सों में फट गया। खून के फव्वारे के साथ साथ उसके ऑर्गन्स तक बाहर निकल आए थे। हालांकि सार्थक की हल्की सांसों ने अब तक पूरी तरह उसका साथ नहीं छोड़ा था। रेयांश ने साइड से चाकू उठाया और सीधा सार्थक की आंख में घुसा दिया। उसके सर पर खूना सवार था। वो सार्थक को ऐसी मौत देना चाहता था जिससे मौत खुद डर जाए। तकरीबन 1 घंटे बाद रेयांश खड़ा हुआ। उसका सफेद शर्ट खून से लथपथ था और चेहरे पर खून के ढेर सारे छींटे मौजूद थे। देवता ने शांत भाव के साथ फर्श की तरफ देखा, जहां सार्थक की बॉडी के बजाय छोटे छोटे मांस के खून से सने हुए टुकड़े मौजूद थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी कसाई ने सार्थक के टुकड़े टुकड़े कर दिए हो। देवता ने अपने पैकेट से रुमाला निकाला और रेयांश की तरफ बढ़ा दिया, जिसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। गुस्से की वजह से या फिर अपने बच्चे को खोने के गम की वजह से ये बता पाना बेहद मुश्किल था। देवता ने कहा, अपना चेहरा साफ कर लो। खून जमेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। रेयांश ने अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर देवता की तरफ देखा। अब उसकी खूनी आंखों में सवालों का सैलाब उमड़ आया था। रेयांश धीमे स्वर में बोला, आप जिंदा हो। रेयांश की बात सुनकर देवता हल्का मुस्कुराया और रेयांश के चेहरे से खून साफ करते हुए उसने हल्की चुटकी बजाई। अगले ही पल रेयांश को अपने शरीर में अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। रेयांश ने अपने हाथ की तरफ देखा, जो जले हुए काले पत्ते में बदलता जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे आदित्य और वर्तिका के साथ हुआ था। रेयांश की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। उसने अनुष्का की तरफ देखा, जिसके साथ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसा रेयांश के साथ हो रहा था। रेयांश ने सवालिया नजरों से देवता की तरफ देखा, ये सब क्या है? देवता ने जवाब में कहा, रेयांश, भले ही तुम्हें ये सब अजीब लगे, मगर फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, ये हमारी दुनिया नहीं है। हमारी दुनिया कहीं और है। मैं तुम्हें और अनुष्का को हमारी असली दुनिया में भेजा रहा हूँ। आदित्य, वर्तिका और समय पहले ही वहां जा चुके हैं। जल्द ही मैं श्रेया को भी लेकर वहां आ जाऊंगा। तब तक वहां सबका ख्याल रखना। हमारे वंश में मेरे और श्रेया के बाद तुम सबसे बड़े हो। रॉकवेव सिटी। अक्षत, चाली, विवान और वरुण जब रॉकवेव सिटी आए तो वहां मची तबाही देख वो सब सदमे में चले गए। चारों में से किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ओपेरा पैलेस के अलावा लगभग पूरा रॉकवेव सिटी आग में झुलस रही थी। चार्ली ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, व्हाट द हेल, किसकी इतनी हिम्मत हो गई? आज मैंने उस इंसान को जान से मार देना है। अक्षत ने चार्ली को रोकते हुए कहा, शांत ही जाओ गद्दादारी भीम, शांत हो जाओ। पहले पता करते हैं ये सब हुआ कैसे, फिर कोई एक्शन लेंगे। अक्षत की बात सुनकर चार्ली मनमसोच हुए रुक गया। समीरा ने जब रॉकवेव पर अपना आधिपत्य कायम किया था तब चार्ली वहां नहीं था। बाद में उसे तन्मय ने बताया, कार्तिक चाहता है वो लोग उसके आने से पहले समीरा के खिलाफ कोई एक्शन ना ले।
इसीलिए चाली बाकियों की तरह चुप बैठ गया था, मगर आज सिचुएशन अलग थी। अक्षत ने तन्मय को कॉल किया। तन्मय तुरंत वहां आ गया। वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। अक्षत ने गंभीरता से पूछा, ये सब किसने किया? क्या किसी कंट्री ने अलायंस बनाकर हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी है? तन्मय ने जवाब में कहा, अक्षत सर, यही तो समझ नहीं आ रहा है, ये सब हो कैसे रहा है। हमने सब कुछ चेक कर लिया। दुश्मन या किसी हमले का नामो निशान नहीं है। ऐसा लगा रहा है जैसे कोई इनविजिबल पावर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। तन्मय का जवाब सुनकर अक्षत सहित विवान, वरुण और चाली भी हैरान हो गए। रॉकवेव की डिफेंस सिस्टम दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम थी। रॉकवेव में अकेले एक साथ यूनाइटेड स्टेट्स जैसी 10 देशों हराने की क्षमता थी। कोई बड़ा से बड़ा देश या इंसान रॉकवेव में ऐसी तबाही मचाने की क्षमता नहीं रखता था। अक्षत ने पूछा, क्या तुमने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया? तन्मय ने जवाब में कहा, अक्षत सर, मैंने सारे पैतरे आजमा लिए, मगर हमारे दुश्मन का कोई सुराग नजर नहीं आ रहा है। वरुण ने अनुमान लगाते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है? तुम लोगों पर किसी इनविजिबल एलियन पावर ने अटैक किया हो। जरा तुम लोग ही सोचो, मेरा भतीजा जैसे गायब हुआ वो नॉर्मल नहीं था, और फिर मेरी भतीजी भी अजीब तरह से गायब हो गई। कहीं उन एलियंस ने मेरे भतीजा भतीजी को किडनैप तो नहीं कर लिया? डैम इट, ये सब पक्का उस कार्तिक की वजह से ही हुआ होगा। पक्का उन एलियंस को उससे कुछ चाहिए होगा, इसीलिए उन लोगों ने मेरे मासूम भतीजा को किडनैप किया। वरुण की बात सुनकर विवान की आंखें संदेह के साथ सिकुड़ गई। उसके लिए वरुण की बातें बेफिजूल थी। उसके लिए इन बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल था। भले ही विवान जानता था ब्रह्मांड में वो सब अकेले नहीं थे, मगर एलियन अचानक धरती पर आकर रॉकवेव को ही टारगेट क्यों करेंगे? और वो लोग उसकी बीवी का किडनैप क्यों करेंगे? अगर उन्हें कार्तिक से काम निकलवाना ही था तो उन सबको चेयरमैन की जान यानी बेला रिचर्ड को किडनैप करना चाहिए था। विवान ने अर्थपूर्ण नजरों से अक्षत की तरफ देखा, जो गंभीर नजर आ रहा था। सिर्फ अक्षत ही नहीं, चाली और तन्मय भी उतने ही गंभीर थे। विवान ने धीमे स्वर में पूछा, क्या एलियंस सच में हो सकते हैं? अक्षत ने आराम जवाब में कहा, हो नहीं सकते हैं। एलियंस सच में होते हैं। हमारे तो अलायंस भी है 15 एलियन ग्रुप के साथ। चांद पर हमारा और उनका कॉमन बेस भी है। अक्षत की बात सुनकर विवान का दिमाग ही चकरा गया। अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगा था मानो दुनिया के बारे में उसे कुछ पता ही ना हो। कल तक विवान यही सोचता था, एलियंस होते होंगे या नहीं, मगर आज उसे पता चल रहा था रॉकवेव का एलियंस के साथ अलायंस भी था। वरुण ने विवान का कंधा थपथपाते हुए कहा, ज्यादा हैरान मत हो। तुम्हारा फादर इन लॉ बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। तुम सोच नहीं सकते, उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल। विवान का सर अपने आप ही सहमति में हिलने लगा। उसकी बीवी का बाप सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। विवान को अब अपनी ही सोच पर तरस आने लगा था। एक वक्त था जब विवान रॉकवेव को तबाह करने के सपने बुनता था। अब जब विवान अपने उस सपने के बारे में सोच रहा था तो उसके आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। वो भला उस आदमी को कैसे तबाह कर पाता, जो सिर्फ पूरे धरती पर ही बल्कि यूनिवर्स पर भी राज करता था। जिन एलियंस के अस्तित्व के बारे में भी अब तक नासा और इसरो जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी पता नहीं लगा पाई थी, उनके साथ उसके फादर इन लॉ ने अलायंस बना रखा था। चाली ने कहा, कोई बड़ा कदम उठाने से पहले हमें एक बार अपने पार्टनर्स ने बात कर लेनी चाहिए। पार्टनर्स ने चाली का इशारा उन्हीं एलियन ग्रुप्स की तरफ था जिनके साथ रॉकवेव ने अलायंस बना रखा था। अक्षत ने सहमति में सिर हिलाया। एक साथ वो सब ओपेरा पैलेस बेसमेंट में आए, जहां का नजारा ही अलग था। चारों तरफ दीवारों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी। ऐसे उपकरण और तकनीकों से वो बेसमेंट लेस था, जिसके बारे में विवान ने कभी सुना भी नहीं था। देखना तो बहुत दूर की बात है। अक्षत और चाली ने एक अपने एलियन पार्टनर से कांटेक्ट किया। सबकी तरफ से एक ही जवाब आया, रॉकवेव पर उनके एरिया से किसी ने अटैक नहीं किया है, और अगर कोई करने की कोशिश करेगा भी तो वो लोग रॉकवेव पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक देंगे। अक्षत उनके जवाब में संतुष्ट था, मगर विवान सदमे में था। उसने दुनिया का ये हिस्सा कभी सोचा ही नहीं था, जहां तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी थी। अक्षत ने अपना स्लीव रोल करते हुए कहा, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, हम अब आगे कदम उठा सकते हैं। अक्षत की बात सुनते ही चाली की नजर वहां मौजूद एक सादे मशीन की तरफ चली गई।
जिसके ऊपर सोनिक एनाइलेटर लिखा हुआ था। चार्ली ने मशीन के पास आकर उस पर लगा सफेद बटन प्रेस किया, जिसके अगले ही पल पूरे रॉकवेव सिटी में इमरजेंसी अलार्म जैसा कुछ बजने लगा। उस अलार्म का मतलब समझते ही रॉकवेव सिटी में मौजूद हर एक शख्स चौंकना हो गया और हर किसी ने अपने कान में हेडफोन्स लगा लिया। बेसमेंट के अंदर अक्षत विवान की तरफ हेडफोन बढ़ाया, जिसे देखकर विवान कंफ्यूजन हो गया। अक्षत ने मशीन की तरफ इशारा करते हुए विवान से कहा, तुम्हें पता है उस मशीन का नाम सोनिक एनाइलेटर क्यों है? उसे 17 साल पहले कार्तिक और भाभी जी मिलकर बनाया था। उस मशीन से ऐसी साउंड वेव्स निकलती है जो अगर तुम्हारे कान के जरिए तुम्हारे शरीर के अंदर चला गया तो वो तुम्हारे शरीर को फाड़ देगा। उस साउंड वेव्स में ठीक वैसी ही ताकत होती है जो न्यूक्लियर वेपन्स में होती है। तुम इस मशीन को एक कोल्ड न्यूक्लियर वेपन की तरह समझ सकते हो। विवान जल्द ही अक्षत के बातों का मतलब समझ गया और उसने हेडफोन लेकर अपने कान पर गया किया। चार्ली ने सोनिक एनाइलेटर ऑन करने से पहले पूरे रॉकवेव सिटी की फुटेज देखी, जहां हर किसी ने अपने कान पर हेडफोन लगा लिया था। एक फुटेज में चार्ली को लिटिल लूसी और हेड्स दिखे, जो आपस में लड़ रहे थे। चार्ली ने तुरंत उनसे अपनी नजरें फेर ली। वो उन्हें नहीं बचा सकता था, वो मजबूर था। उन्हें बचाने के लिए वो पूरी रॉकवेव सिटी को खतरे में नहीं डाल सकता था। चार्ली ने दिल पर पत्थर रखकर सोनिक एनाइलेटर ऑन कर दिया। अगले ही पल रॉकवेव सिटी में एक स्ट्रॉन्ग साउंड वेव फैल गई, जिसके इम्पैक्ट से समुद्र में सुनामी जैसे स्थिति आन पड़ी। जितने भी जीव जंतु के कान में वो साउंड वेव गई थी, उन सबका शरीर पलक झपकते ही फट गया। चार्ली, विवान, वरुण और अक्षत सीसीटीवी फुटेज के जरिए बिना भाव के ये सब होते हुए देख रहे थे। चार्ली ने टेढ़ी नजरों से उस स्क्रीन की तरफ देखा जहां लिटिल लूसी और हेड्स थे। साउंड वेव्स जैसे ही उन दोनों के कान में गई, वैसे ही वो दोनों जमीन पर लेटकर दर्द से झटपटाने लगे और कुछ ही पलों में उन दोनों का शरीर फट गया। आसमान की ऊंचाई में खड़े रोहित ने जब रॉकवेव सिटी में मौजूद लोगों को अचानक अपने कान में हेडफोन लगाते देखा तो वो अचंभे में पड़ गया, मगर जल्दी ही उसे समझ आ गया उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था। रोहित ने तुरंत अपनी एनर्जी हाथ में इकट्ठा करते हुए अपने दोनों कानों को ढक दिया, मगर उसकी एनर्जी साउंड वेव्स के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पता नहीं उन साउंड वेव्स में कौन सी ताकत थी जिसने रोहित की एनर्जी को कागज की तरह चिर दिया और उसके कान की गहराई में उतर गया। एकाएक रोहित को अपने शरीर में असहनीय दर्द महसूस होने लगा और रोहित दर्द छटपटाते हुए कट्टी पतंग की तरह आसमान से जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद रोहित ने दर्द से करहाते हुए जमीन पर अपनी आंखें हल्की खोली। कुछ पल के धुंधलेपन के बाद रोहित को एक साथ 4 चेहरे दिखे जो बड़ी ही दिलचस्पी के साथ हल्का झुककर उसे देख रहे थे। रोहित धीरे से बड़बड़ाया, अक्षत राजवंश। अक्षत ने हल्का झुककर रोहित के धोती के अंदर नजर डाली और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसके पार्ट पुर्जे तो इंसान जैसे ही है, फिर ये अब तक जिंदा कैसे है? इसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ आई कहां से? हमें लैब में ले जाकर इसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर इसके जैसी स्ट्रेंथ हमारे अंदर भी आ गई तो हम सब भी सोनिक एनाइलेटर से निकलने वाले वेव्स से बच जाएंगे। अक्षत की बात सुनकर चार्ली और वरुण ने भी रोहित की धोती उठाकर उसके अंदर नजर डाली। वो दोनों कंफर्म करना चाहते थे रोहित सच में इंसान ही था या फिर कुछ और। विवान उन तीनों की हरकतें देख जहां शर्म से लाल हो गया था, वहीं रोहित का हैंडसम चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो उन तीनों को जान से मार देना चाहता था। क्या हो रहा है यहाँ? मैं थोड़ी देर के लिए रॉकवेव छोड़कर क्या गई? यहाँ तो सबने आतंक मचा रखा है। अचानक आई जानी पहचानी आवाज सुनते ही अक्षत, चार्ली, विवान और वरुण ने एक साथ पलटकर पीछे देखा जहां बेला खड़ी थी। उसने सफेद ड्रेस पहन रखी थी। आग में झुलस रहे रॉकवेव सिटी के बीचों बीच शांति से खड़ी बेला उस देवी की तरह दिख रही थी जिसके दर्शन पाकर ही पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाए। वो बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिख रही थी। अक्षत ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाते हुए कहा, भाभी जी, आपका पति परमेश्वर कहाँ है? उसकी साधना खत्म नहीं हुई क्या? बेला ने उनकी तरफ कदम बढ़ाते हुए जवाब में कहा, नहीं, उसे वापस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप सब ये बताओ, किसको अपनी जान प्यारी नहीं है? किसने ऐसी हिम्मत की? अक्षत से वहां हुई तबाही के बारे में सवाल करते हुए बेला ने पूरी रॉकवेव सिटी में एक सरसरी नजर घुमाई और अगले ही पल जो रॉकवेव सिटी लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका था, दोबारा खुद ब खुद ही खड़ा होने लगा, ठीक पहले की तरह।
वहां हो रही जादुई बदलावों को देख अक्षत, विवान, वरुण और चाली की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। उसी वक्त अचानक स्पेस में हलचल हुई और एक जगह का स्पेस फट गया, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया। फटे हुए स्पेस से मुस्कुराता हुआ धोती वाला आदमी बाहर निकला, जिसे सब देवता कहते थे। देवता को देखते ही अक्षत, चाली, वरुण और बेला के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। विवान भी उस आदमी को देखकर हैरान था। अक्षत धीरे से बुदबुदाया, अर्नब रायचंद। आगे क्या होगा? क्या सच में बेला के डेड अर्नब रायचंद ही देवता है? क्या करेगी अब बेला? क्यों नहीं आया वापस कार्तिक? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।